तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाओ युवान वर्सेस वो हुआ, ये बैटल फाइनली शुरू हो चुका था और दोनों इस समय अपनी प्योर फिजिकल बॉडीज यूज कर रहे थे। अब आगे दोनों के जब फिस्ट एक दूसरे से टकराए थे तो दूसरी तरफ वो वांग ने भी अपनी असुरा ब्लड बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था और अपने कोलिजन्स के कारण ये दोनों कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और युवान भी हैरान कि वो वांग की जो फिजिकल बॉडी है वो काफी स्ट्रांग थी और युवान इस बात से हैरान था कि वो वांग अपनी फिजिकल बॉडी को उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं किया है, पर फिर भी इसके मिथिकल सेंट बॉडी से ये बिल्कुल कमजोर नहीं था। अब इधर जब ये बैटल शुरू होता है तो चूकिंग वगैरह भी और सामने वाले यानी टाइशन वगैरह भी अपनी बैटल को लगभग बंद ही कर देते, क्योंकि इनको मालूम था इनका बैटल इंपॉर्टेंट नहीं है। बैटल मेन जो है वो युवान वर्सेस वो वांग पर ही मैटर करेगा। और टियाशन स्माइल कर रहा था कि लगता है युवान ने मिथिकल सेंट बॉडी मास्टर कर लिया, पर वो वांग के पास भी ब्लड असुरा बॉडी है और उसका मानना ये था कि इस बैटल को वो वांग ही जीतेगा, क्योंकि ब्लड असुरा बॉडी काफी स्ट्रांग है। इधर चुनचुन वगैरह भी काफी हैरान थे कि यार वो वांग ये सच में काफी स्ट्रांग हो चुका है और इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में जीतेगा कौन। और वो वांग भी सेम बात कह रहा था कि युवान तुम आज यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। युवान यहाँ पर अपने युवान ब्रश को बाहर निकाल लेता, साथ में ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि इसकी बॉडी इसके शरीर को और सपोर्ट मिल सके, क्योंकि युवान को समझ में आ गया अगर इसे ये बैटल जीतना है तो इसे अपना पूरा देना पड़ेगा। वो वांग अब पहले जैसा नहीं रह गया है। अब युवान अचानक से गायब होता है और युवान ब्रश जो उसका एक वाइट ब्रश टाइप अटैक था उससे इस पर एक अटैक मारता। बदले में वो वांग भी अपने ब्लडी स्पीयर से इन्हें काउंटर करने लगता है और बहुत सारे लोग इस बैटल को देख रहे थे और हैरान थे, क्योंकि दोनों जो भी अटैक करते थे वो फुल पावर अटैक्स होते थे और अल्फा स्टेज का बंदा इस प्रकार के अटैक्स कर सकता है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो वांग अभी भी हंस रहा था कि चलो अगर अभी मैं तुम्हें मार भी नहीं पाया तब तक मेरे एम्पायर वाले जाओ एम्पायर को खत्म कर चुके होंगे, तुम्हें और मजा आएगा। अब युवान को भी काफी गुस्सा आने लगा और ये तुरंत ही अर्थ सेल्ड रून को एक्टिवेट कर देता है। इधर वो वांग अभी भी कहता है कि तुम अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते। युवान अभी भी कुछ नहीं बोलता है, साथ में ये मिलियन वेन रून की पावर को भी एक्टिवेट कर देता है और जो युवान ब्रश ये अटैक करता है मिलियन वेन रूल वाला, कई सारे वेल के शैडोज वो वांग की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि वो वांग अपने स्पीयर से इनसे काउंटर करता है, पर इतने सारे शैडोज को ये पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाता है और एक अटैक की वजह से ये काफी पीछे जाके गिरता है। जमीन में जाकर इवन ये धंस जाता, लोग भी उधर थोड़े शांत हो जाते और इधर युवान के भी हाथ से थोड़ा बहुत तो ब्लड निकल ही रहा था और युवान अपने मन में कहता है तो तुम मुझे रोकना चाहते हो अपनी लाइफ को देखकर। चोकिंग वगैरह भी इस बार युवान के पावर को देखकर हैरान, खास करके जो ब्रश से इसने ये पावर रिलीज किया था। इवन टाइसन हो या ये, शायद इस अटैक की वजह से सीरियसली इंजर्ड तो हो ही जाते। इधर जहां पर वो वांग गिरा था वहां पर ऐसा धूल वगैरह जम गया था और फाइनली वहां से वो वांग बाहर निकलता है और उसकी बॉडी के आसपास एक रेड लाइट को देखा जा सकता था। हाथ पर अभी भी इसके कुछ जख्म वगैरह तो थे, पर वो वांग को मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये हंस के कहता है कि युवान तुमने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया है। और ये काफी तेजी से अपने स्पीयर को लेकर के प्रिंस युवान पर अटैक करने लगता है। बदले में युवान भी अपने युवान ब्रश को इसकी तरफ चला देता है, पर युवान अचानक से फील करता है जब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं कि वो वांग का पावर अचानक से बढ़ गया है। इससे भी समझ में नहीं आता है और वो वांग स्माइल कर रहा था, ये भी समझ जाता है कि युवान को कुछ फील हो रहा है और इस समय ये मनो अटैक्स की बारिश ही करने लगता है। अब लगातार अटैक्स की वजह से युवान की भी बॉडी कई सारे जख्म होने लगते हैं और लोगों को भी कुछ चीज समझ में आने लगती है कि जैसे जैसे वो वांग की बॉडी ये जख्म बढ़ रहे थे इसका जो पावर था और भी ज्यादा वॉयलेंट होते जाता है और वहीं युवान अपना थोड़ा पीछे हटने लगा। इधर लगातार अटैक के दौरान युवान के युवान ब्रश के कारण वो वांग का शोल्डर भी इंजर्ड हो जाता है और वो वांग वहां से जो ब्लड निकल रहा था उसे ऐसा चाटने लगता है और हंस के कहता है बस युवान तुम्हारे पास इतना ही पावर है, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया हो ये जो ब्लड असुरा बॉडी है जितना मैं इंजर्ड होऊंगा उतना ज्यादा पावरफुल मेरा जेनेसिस की हो जाएगा। अब इस चीज को देखकर इवन चू किंग कॉन्गसेंग वगैरह भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि ब्लड असुरा बॉडी इसका तो पावर अलग ही है। युवान भी समझ जाता मतलब मैं सही सोच रहा था। अब युवान की भी बॉडी पर कई सारे जख्म, ये तुरंत ही कुछ तो सोच और एक एंशिएंट पैटर्न इसके स्किन पे बन जाता है और इसके जो जख्म थे वो हील होने लगते हैं। ये कमाल था टाई वुडवार्क का। अब वो वांग भी समझ जाता कि इस बंदे को भी हराना इतना आसान नहीं है। ये तुरंत ही कुछ हैंड सेल्स बनाने लगता है और बोल अब मैं तुम्हें ब्लड असुरा बॉडी का रियल पावर दिखाता हूं और ये अपने
इसका जो ब्लड स्पीयर था अपने पेट पर इसे अटैक कर देता है और साथ में लगातार वो हैंड सेल्स बनाने लगता है और बोलता है ब्लड असुरा सोल। और पलक झपकते यहाँ पर एक ब्लड शैडो बन जाता है जिसके खोपड़ी पर 2 सिंग भी देखे जा सकते थे और ये काफी ज्यादा मॉन्स्टरस खून का प्यासा दिख रहा था। और उसके बाद वो वांग कहता कि जाओ यू, तुमने मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय की थी, इस बार समय आ चुका है पे बैक करने का, वो भी 1000 गुना। और इस समय लोग हैरान थे क्योंकि अगर वो वांग के पावर को फिलहाल देखा जाए इसके जेनेसिस की स्टार्स को तो ये 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुके थे और सभी लोग इसको मॉन्स्टर ही कहने लगे। वही चूकिंग वगैरह थोड़े चिंतित तो थे क्योंकि जाओ युवान के जो जेनेसिस की स्टार्स थे वो शायद 1,80,000 उसके आसपास ही थे जब ये अल्फा 9th लेयर के पीक पर था। और टियासिन इनको बता रहा था कि ये उसका स्ट्रेंथ नहीं है, ये ब्लड असुरा बॉडी का कमाल है। और टियासिन तारीफ कर रहा था, मतलब चूकिंग समझता है कि वो कितना पावरफुल है फिलहाल वो वांग। अब इधर वो वांग युवान की तरफ देखता है और अचानक से गायब हो जाता है। युवान तुरंत ही पीछे हटने लगता है। वो वांग अचानक से गायब होके इसके सामने प्रकट होता है और अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। हालांकि युवान पीछे हट रहा था फिर भी एक गोल्डन लाइट को इसकी तरफ भेज देता है और युवान ने इस पर जो युवान ब्रश से काउंटर किया था फिर भी सामने वाले का पावर इतना पावरफुल था कि युवान अपने ब्रश के साथ पीछे जाकर के गिरता है। और वो वांग फिर से हंस रहा था कि युवान बस तुम्हारे पास इतना ही पावर है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और पलक झपकते ये कई सारे अटैक युवान पे बरसा चुका था। और अगर युवान के पास इसका युवान ब्रश नहीं होता जिसका डिफेंसिव पावर काफी स्ट्रांग है तो कब का युवान सीरियसली इंजर्ड या इवन मारा भी जा सकता था। अब इधर वो हुआ अपने ब्लडी क्रिस्टल स्पीयर की तरफ देखता है और ब्लड मून बोलता है। अब इसका जो स्पीयर था एक तलवार में जो कि थोड़ा चंद्रमा का शेप ले लेता है, कुछ वैसा बन जाता है और उसका साइज भी काफी बड़ा था। और ये ब्लड मून अटैक युवान की तरफ पड़ता है। युवान फिलहाल अपने युवान ब्रश को रिलीज कर देता और अपना एक मुक्का बनाकर इस आते हुए ब्लड मून अटैक की तरफ बढ़ा देता। लोगों को भी समझ में नहीं आता कि युवान कर क्या है, इसने युवान ब्रश ड्रॉप क्यों कर दिया, क्योंकि उसी की वजह से तो ये अटैक्स को काउंटर कर पा रहा था। और जब तक कि लोग सोच पाते तब तक ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा चुके थे। और हैरानी तब होती है जब युवान के पंच के कारण ये ब्लड मून अटैक पीछे ढकेल दिया जाता है। वो वांग भी हैरान था कि ये क्या। पर इस दौरान युवान के हाथ पास के आसपास एक सिल्वर लिक्विड को देखा जा सकता था और ये सिल्वर लिक्विड धीरे धीरे पूरे युवान की बॉडी को कवर कर लेती है और एक आर्मर बना देती है। वो वांग इस चीज को पहचानता था क्योंकि युवान ने जब लास्ट टाइम इसे हराया था तो इसी चीज का प्रयोग किया था। और युवान इस अटैक को काउंटर करने के इसका जो एक पंजा रहता है वो जमीन को टच करके था क्योंकि युवान इस समय अर्थ सेंट रून का पावर यूज कर रहा था। अब सिल्वर आर्मर यानी कि सिल्वर शैड प्लस अर्थ सेंट रून तो ये काफी ज्यादा पावर इस समय अर्थ का एब्जॉर्ब कर पा रहा था। और युवान की बॉडी के आसपास एक येलो लाइट को देखा जा सकता था जो कि मानो काफी एंशिएंट हो। युवान फाइनली अपनी आंखों को फिर से वो वांग की तरफ देखता है और युवान ब्रश को भी बाहर निकाल लेता है और ये वो वांग से कहता है कि अपने ट्रम्प्स कार्ड निकाल लो, नहीं तो तुम आज बच के नहीं जाने वाले। अब इस समय युवान ने इतना पावर एब्जॉर्ब कर लिया था कि नीचे की जमीन में भी क्रैक्स आने लगते हैं। हालांकि इसके बावजूद वो वांग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये थोड़ा सा हैरान था पर ये खुद को शांत करता है क्योंकि युवान के सिल्वर आर्मर को ये जानता था और इसने भी क्योंकि इस ट्रम्प कार्ड के बारे में जानता था तो तैयारी करके आया था। अब वो वांग भी कुछ हैंड साइंस बनाता है और इसकी बॉडी से एक मिस्टीरियस गोल्डन की इस बार बाहर निकलने लगता है जो कि इसके आसपास ऐसा घेरा बनाने लगा था एक ड्रैगन के समान। जाओ युवान देखता है और पहचान जाता कि ये इसकी सैक्रेड ब्लेसिंग है, सैक्रेड ड्रैगन की। और वो वांग भी कहता है कि युवान तुम तो इसे पहचानते ही होगे। फिर भी जाओ युवान कहता तुम इस टेक्निक को पिछली बार भी यूज कर रहे थे, सैक्रेड ड्रैगन फॉर्मेशन, पर मैंने तुम्हें उसके बावजूद हरा दिया। पर इस समय वो वांग एक और सील बनाता है और सैक्रेड ड्रैगन के आसपास वो जो ब्लड असुरा बॉडी थी का सोल था वो भी इसको ऐसा मर्ज टाइप हो जाता है, एक फ्यूजन। और ये बताता है कि इसका नाम अब सैक्रेड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मैंने इसे एक नया नाम दिया है, असुरा सैक्रेड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली वो जो गोल्डन की थी और रेड की थी एक दूसरे में मर्ज हो गई थी और वो वांग के बॉडी पर एक लेयर सा बनने लगा था स्कारलेट रेड कलर का। और वो वांग का जो बॉडी था यानी साइज वगैरह थोड़ा बड़ा हो जाता है और एक तरह से वो वांग को ड्रैगन लाइक असुरा मॉन्स्टर कहा जा सकता है। लोगों को भी समझ में नहीं रहा यार ये बंदा ये अल्फा स्टेज पे क्या ये डिवाइन वेलिंग स्टेज से भी फाइट कर सकता, क्योंकि हर बार वो वांग कुछ नया करके दिखाता था। इवन इसके पीछे में 2 लाल पंख भी आ चुके थे। और ये युवान की तरफ हंस के कहता है कि ये आखिरी मील है जो मैंने तैयार किया था, क्या सोचते हो इसके बारे में। इधर ली किंग चान इस चीज को देख रही थी और कहती ये सिल्वर आर्मर ये युवान का लास्ट ट्रम्प कार्ड है मेरे हिसाब से, और शायद इसके बावजूद ये वो वांग को नहीं हरा पाएगा।
पावर गैप दिख रहा है। अब चूकिंग भी कहते कि लगता है हमें कुछ अपॉर्चुनिटी देखकर युवान को बचाना पड़ेगा। और चूकिंग इस दौरान कहते कि उस वो युवान को मैं रोकूंगा। पर किंग चान कहते आप पागल हो, जब युवान नहीं हरा पा रहा है तो आप कैसे रोकोगे। पर चूकिंग भी कहते कि जाओ युवान के पास पोटेंशियल ज्यादा है, अगर उसे समय मिला तो कांगजुआन सेक्ट को वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। पर किंग चान अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। अब युवान भी समझ जाता कि जाओ युवान तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। और इसके हाथ में वो जो रिजेंटमेंट पॉइजन था जिसके आसपास एक सील बना हुआ था, उसके पास ये देखता है। अब क्योंकि इस पॉइजन को याओ ने सप्रेस कर दिया था तो अब इसके पावर को ये यूज कर सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले इसने सैक्रेड ड्रैगन की को भी खा लिया था। और युवान इस सील को हल्का सा रोटेट करता है और एक पावरफुल ऑरा यहाँ से बाहर निकलने लगती है जो कि इसके बॉडी को घेरने लगती है। क्योंकि युवान ने जब लास्ट टाइम वू वांग से सैक्रेड ड्रैगन की एब्जॉर्ब किया था तो कुछ हिस्सा इसको मिला था, पर ज्यादातर इस ड्रैगन पॉइजन ने खा गया था। और युवान के बॉडी के ऊपर भी एक ब्लड रेड ड्रैगन बनने लगा। इसके अंदर मानो एक अलग ही आग हो, एक अलग ही घृणा हो। और युवान भी कहता कि सैक्रेड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, अब मेरे पास ड्रैगन रिजेंटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भी हैरान थे, यार ये वाला पावर तो वू वांग के जैसा ही दिख रहा है। वू वांग भी इस पावर को पहचान जाता कि यार इसने ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन को सबड्यू कर लिया। क्योंकि ये जो पॉइजन पावर था, जब इसके फादर सैक्रेड ड्रैगन को लेके गए थे युवान की बॉडी से, तो अपने आप जन्मा था और उन्होंने युवान के बॉडी में इसे सील कर दिया था। किसे पता था कि ये बच जाएगा। और युवान भी थैंक्स बोल कि सब तुम्हारे पापा का कमाल है। अब ये जो ब्लड रेड ड्रैगन युवान ने बनाया था, ये युवान के सिल्वर आर्मर से मर्ज होने लगता है। तो इसके सिल्वर आर्मर पर भी कुछ एंशिएंट पैटर्न्स बनने लगते हैं और युवान का भी जेनेसिस की काफी तेजी से ऊपर जाता है। अब दोनों का जो बैटल वो एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका था। वो वांग भी फिर भी कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारा ड्रैगन रिजेंटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन या मेरा असुरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो वांग अपने स्पीयर को घुमाता है, मानो आसपास खूनों की नदियां बहने लगी, एक बवंडर सा बनने लगता है। और इस अटैक में वो वांग शायद अपने पूरे पावर को यूज कर रहा था। युवान भी एक गहरी सांस लेता है, युवान ब्रश को घुमाता है। इवन इसका जो सिल्वर आर्मर वो एक्सपैंड होता है और युवान ब्रश को भी मानो कवर कर लेता है। और एक पावरफुल अटैक जिसमें प्योर जेनेसिस की मिक्स ये आगे बढ़ता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। लोगों को तो ये डर लग रहा था कहीं यहाँ आसपास की सिटीज भी डिस्ट्रॉय न हो जाए। अब वो वांग दिमाग लगाता, ये अपने स्पीयर को युवान के ब्रश की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि सीधा इसको युवान के चेस्ट की तरफ बढ़ा देता है। युवान भी समझ जाता है और ये भी अपने युवान ब्रश को इसके चेस्ट की तरफ बढ़ा देता है। और जब दोनों एक दूसरे से टकराते तो दोनों खून की उल्टी करने लगते। और युवान इस सब वो वांग से कहता है कि तुम फिर से हार गए, क्योंकि वो वांग का जो स्पीयर था उसके ज्यादातर पावर को सिल्वर शैडो ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो युवान ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था। वही युवान का जो युवान ब्रश उसके कई सारे रेशे वो वांग को भेद चुके थे। पर वो वांग फिर भी एक स्टेज स्माइल देता है और हंस के कहता है कि युवान तुम गलत, इस बार तुम हार चुके हो। क्योंकि मेरी असुरा बॉडी का यही कमाल है कि अगर एक बूंद भी ब्लड है तो ये फिर से जन्म ले सकता है और ये फिर से एक हैंड सील बनाने लगता है। और इस समय ये अपने स्पिरिचुअल पावर को मानो यूज कर रहा था और ये बोलता है इवन अगर ये असुरा बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें मारना पसंद करूंगा। और एक टेक्निक जो ये यूज कर रहा था इसे असुरा बरियल कहा जाता है। बेसिकली अपने बॉडी को सेल्फ एक्सप्लोड कर रहा था। अब इस सीन को देखकर चूकिंग वगैरह काफी चिंतित हो जाता, पर जब तक ये आगे आ पाते ये जो ऑरा थी पूरी तरह से युवान को घेर चुकी थी। इसके बीच में युवान था और वही वो हुआ, इसका सोल तो बाहर ही था। ये हंस रहा था बाहर खड़े होकर के। लोगों का यही मानना शायद इस बार युवान ये मर जाएगा। पर इस दौरान इस लहर के बीच में से एक आवाज आती है, हेवनली पनिशमेंट। आवाज हल्की थी पर ये जो अटैक, ब्लडी अटैक, मानो इन्हें कोई रोक रहा, एक बैरियर सा बन गया हो जिसके बीच में एक लड़का खड़ा था। वो वांग भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि वो जो अटैक्स आते थे अगर किसी ने गोकू का पावर देखा होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, तो उसके आसपास एक बैरियर बन गया था जब जीरेन अटैक कर रहा था, कुछ वैसा ही एक डोमेन टाइप। और युवान अब आगे बढ़ता, ये जो अटैक्स, ये जो बैरियर ये भी मानो हट जा रहा था साइड में। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि युवान की बॉडी पर एक खरोच तक नहीं थे। इवन जूकिंग वगैरह को समझ में नहीं आ रहा कि युवान के पास कुछ ऐसा भी टेक्निक। इधर जो ये सिटी लॉर्ड थे ये भी हैरान थे क्योंकि एक फैमिलियर पावर इन्होंने युवान के आसपास फील किया था, पर इन्हें विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये पावर अल्फा लेवल का बंदा कैसे पोजेस कर सकता है। हालांकि ये खुद हेवनली सन लेवल पे थे, पर ये पावर इनके पास नहीं था क्योंकि ये जो पावर था ये था लॉ डोमेन का पावर। और लॉ डोमेन पर कोई कब जाता है, जैसे युवान को ही समझ लो, अभी ये अल्फा पे है, कुछ समय बाद डिवाइन लेवलिंग पे जाएगा, फिर हेवनली सन, देन नासेंट सोल, देन लॉ डोमेन। तो उस लेवल का पावर इसके पास अभी कैसे हो सकता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा था। बाकी को तो पता भी नहीं था।
बस वो जो हेवनली सन लेवल के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसको फील किया था। अब इन्हें लगता है शायद इनका शंका होगा, पर ये स्माइल करते कि जाओ युवान, ये लड़का ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब इधर युवान को फर्क नहीं पड़ता और ये वो वहां के स्पिरिट की तरफ देखता है एक किलिंग इंटेंट के साथ। अब क्योंकि इसकी स्पिरिट थी तो ये युवान से जीत नहीं सकता था। यहाँ से ये भागने को देखता है, पर इसे खत्म करने से पहले ये वो वांग से पूछता है, कुछ और कहना चाहते हो? वांग कुछ बोलता नहीं, ये सीधा भाग रहा था। पर जैसे ये भागता है युवान भी अपने स्पिरिचुअल पावर यानी स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है और एक सक्शन फोर्स थे वो वांग के स्पिरिट को खींचने लगता है। अब वो वांग समझ चुका ये भाग नहीं पाएगा। ये चिल्लाता है कि पैलेस मास्टर मुझे बचा लीजिए। और जैसे ये बोलता है पेस में एक वाइब्रेशन होता है और मानो कोई इसको बचाने के लिए आ रहा हो। पर तभी दूसरी तरफ से आवाज आती कि शेंग युवान, तुम बच्चों के बीच में क्यों पढ़ रहे हो? और ये आवाज थी मास्टर किंग यांग की। मतलब उन्होंने एक पावर भेजा था वो वांग को बचाने के लिए, पर सेक्ट मास्टर किंग यांग कांगजुआन सेक्ट वाले उन्होंने इसे काउंटर कर दिया था। लोग भी समझ चुके ये दोनों पावरफुल लोग कौन थे। वो वांग समझ जाता है शायद अब ये बच नहीं पाएगा, फिर भी ये कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम अगर मुझे मार भी दी तुम्हारा जाओ एम्पायर उसका मरना तो पक्का है, क्योंकि मेरे फादर डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे है और तुम उनसे तो नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हारा नीचे वेट करूंगा। इधर युवान फाइनली इसके स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। शेंग युवान कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि एक अलग स्पेस में जो भी ये पावर अटैक करते थे उसे मास्टर किंग यांग काउंटर कर देते थे। और जब ये लास्ट वो वांग का स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो युवान को एक पावरफुल की देखने को मिलता है गोल्डन कलर में, और ये था सैक्रेड ड्रैगन का की। अब ये सैक्रेड की युवान की बॉडी में एंटर करने लगता है। तो जो सैक्रेड ड्रैगन की पूरी तरह से वो वांग के पास वो युवान को मिल चुका था। अब दो भाग इसके और बचे थे, एक शायद किंग वू के पास है और दूसरा उस लड़की यानी कि वो वांग की बहन है वू याओ के पास है। अब एक तरह से तो वो तो यही समझ रहे थे कि अगर पूरे सेंगजाओ कॉन्टिनेंट का नंबर 1 चोजन वन देखा जाए तो वो फिलहाल प्रिंस युवान था। जियांग टाइशन जान टाइकिंग ये लोग तो शांत हो जाते क्योंकि युवान कुछ समय पहले इनसे काफी वीक, इसलिए उसने जिन चांजेस से फाइट किया था। पर अब ये समझ चुके थे और युवान को देखते इनके अंदर एक अलग ही डर सा बैठ गया था। और इन्हें मालूम था कि अब इनका सैक्रेड पैलेस अगर यंगर जनरेशन में देखा तो उसे कागजुआन सेक्ट वाले युवान के थ्रू आराम से सप्रेस कर सकते। वही निंगजान वगैरह जेंगजू लुनवो वगैरह ये काफी खुश थे कि युवान काफी स्ट्रांग हो चुका है। और अब ये लोग ये डिस्कस कर क्योंकि वो जो बैटल है किंग वू के अगेंस्ट वो युवान कैसे जीतेगा, क्योंकि और कोई डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज का इसके साथ है नहीं। और फिलहाल के हिसाब से युवान उन्हें काउंटर नहीं कर सकता क्योंकि मिनिमम जो की होती है अगर कोई भी लेवल का डिवाइन ड्वेलिंग एक्सपर्ट हो, शुरुआत का ही हो और कितना भी वीक हो, तो 5 लाख के आसपास जेनेसिस की स्टार्स उसके पास होते ही हैं। इधर लुलुओ भी बताती कि मैंने अपने फादर के पास रिक्वेस्ट भेज दिया था ताकि वो युवान के फादर की मदद कर पाए। ये अगर कुछ सुलझाया जा सके तो इस मैटर को ये लोग शांत कराते। पर इसका मानना ये यानी कि ब्लाइंड स्वॉर्ड वगैरह कि इस मैटर को बस युवान ही सुलझा सकता है और ये बैटल बिना फाइट के खत्म नहीं होने वाला। अब इधर युवान ऊपर की तरफ देखता जहां पर शायद शेंग युवान और मास्टर किंग यांग फाइट कर रहे थे। और शेंग युवान बोलता भी है कि तुम्हारे कांगजुआन सेक्ट को एक काफी अच्छा डिसाइपल मिल गया, पर कोई बात नहीं, यह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद शेंग युवान यहाँ से गायब हो जाता है। अब सेक्ट मास्टर किंग यांग भी युवान को रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम ये बैटल मत लड़ो, हम तुम्हारे मम्मी पापा को प्रोटेक्ट कर लें, बाकी लोगों का गारंटी नहीं था। पर युवान समझ रहा था कि जब जाओ एम्पायर के लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है। और ये बोलता है कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्ट मास्टर, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता, और अगर मैं हट गया ना तो मेरी अंदर की जो आग है, जो मेरी आगे बढ़ने की इच्छा है, शायद वही खत्म हो जाए। अब सेक्ट मास्टर किंग यांग भी क्या ही कर सकते, ये बोलते हैं अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो जाओ। जाने से पहले ये बात सभी अपने सीनियर्स भाइयों बहनों यानी चू किंग ली किंग चान और बाकियों को थैंक्स बोलता है। और किंग चान भी बोलती है कि युवान अगर तुम कांगजुआन सेक्ट वापस लौटते हो तो हम साथ में पिएंगे। युवान को अच्छा फील होता है कभी, क्योंकि सभी लोग इसे एक अलग ही रेस्पेक्ट भी दे रहे थे और अच्छी बातें कर रहे थे। और युवान उसके बाद यहाँ से आगे निकल जाता। इधर सीन शिफ्ट होता और सैक्रेड पैलेस को दिखाया जाता जहाँ पर पैलेस मास्टर शेंग युवान और इनके कुछ 1-2 ट्रस्टेड लोग बैठे हुए थे और ये बात कर रहे थे कि वो बंदा हार ही गया, वो किसी काम का नहीं था। और शेंग युवान को फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो यानी वो वांग उनके लिए बस एक प्यादे के समान था। पैलेस मास्टर शेंग युवान के पास एक कीओस, एक क्रिस्टल बॉल, और उसमें ये ऑरा को फील कर रहे थे कि अभी भी ये काफी नहीं, शायद जितनी फाइट्स होती है तो वो नेचर का जो एनर्जी डिसबैलेंस होता होगा उसका कोई ये टेक्निक यूज करता था। और उसके चेहरे पर एक स्माइल था कि शायद इस बैटल के बाद कुछ अलग हो पाए। वहीं इधर कांगजुआन सेक्ट को दिखाया जाता। सेक्ट मास्टर किंग यांग यही सोच रहे थे कि ये शेंग युवान दिखा तो गुस्सा रहा था पर ये अभी भी शांत, कुछ तो ऐसा बड़ा ये कर रहा है, पर क्या कर रहा है इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद ये
लिलियानी वगैरह के साथ ये डिस्कस करने लगते हैं कि युवान काफ़ी खतरे में है। अगर वो मान जाता ना तो कुछ समय की बात थी, वो किंग वू को भी हरा सकता था। लेकिन फिर भी ये कहते हैं वो पीछे नहीं हटा, वो भी सही है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटा इसलिए आज वो वैसा है। अगर हर एक चीज़ में इंसान पीछे हटने लगे तो शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। और सेक्ट मास्टर किंग यंग ये भी कहते कि अगर आपको जेनेसिस की बढ़ाना है तो बिना डिजायर के, बिना किसी परेशानी के उस लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते। नॉर्मल लोग तो बहुत है, बहुत कल्टिवेटर्स है। और पीक मार्शल लियानी भी इस समय इसकी तारीफ करती है कि अगर जाओ युआन डिवाइन ड्वेलिंग में पहुंच गया और इनिशियल लेवल पे ही रहेगा ये, पर आराम से इंटरमीडिएट लेवल जैसा इसका टैलेंट, जैसी इसकी ऑरा है, ये फाइट कर सकता था। उम्मीद है कि ये बंदा सक्सीड हो जाए, क्योंकि डिवाइन ड्वेलिंग पर अगर आपको जाना है तो एक प्रेशर चाहिए रहता, जैसे कि चोकिंग वगैरह इसकी तैयारी कब से कर रहे हैं डिवाइन ड्वेलिंग पर जाने के लिए, और इतना आसान भी ब्रेक थ्रू नहीं होता है। अब यहाँ पर लोगों को ये जाओ युआन थोड़ा बेवकूफ़ लगता है कि चलो माना कि ये बंदा जीनियस है, पर डिवाइन ड्वेलिंग लेवल के एक्सपर्ट उसके सामने जाना बेवकूफ़ इससे कम नहीं था। अब इधर सभी लोगों की नजरें कांगमांग कॉन्टिनेंट पर फिक्स, और वही इस समय जाओ एम्पायर और वो एम्पायर के बॉर्डर्स को दिखाया जाता, और इनके आसपास कुछ आग की लहरें देखी जा सकती थी। ये संकेत था, ये युद्ध का द्योतक और किंग वू का एक ही इरादा था कि इस बार ये जाओ एम्पायर को पूरी तरह से समूल नाश कर देंगे। और 15 दिन पहले वो एम्पायर ने जाओ एम्पायर का जो बाउंड्री एरिया था उसे तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। और जहां पर इसमें जाओ एम्पायर के लोग, इससे ब्रोकन ड्रैगन सिटी कहा जाता है, क्योंकि बहुत समय पहले यहाँ पर शायद कुछ एक ड्रैगन मरे थे, और यहाँ पर एक ड्रैगन रिवर भी बहती है। और यही जाओ किंग को दिखाया जाता है, जो कि बैटल आर्मर में नदी के इस पार थे, और शायद नदी के उस पार किंग वू की आर्मी आने वाली थी। और इनके आसपास ही वे कांगलांग और वे किंकिंग वगैरह खड़े थे। वे किंकिंग ये वही लड़की यानी कांगलांग की बेटी, जो कि दिखने में काफी सुंदर है, पर ये काफी चिंतित थी। और जाओ किंग यहाँ पर सभी को मोटिवेट कर रहे थे कि ऐसे बुरे समय में भी हमारे जनरल्स फाइट कर रहे हैं, यही बड़ी बात। और बहुत सारे लोग किंग वू को गाली दे रहे थे कि वो एक चोर इंसान है, पास्ट में अगर उसने वैसा किया नहीं होता तो आज जाओ एम्पायर कितना ऊपर होता। और वे कांगलांग भी स्माइल करते कि चलो किंग वो स्ट्रांग है, बट हम मरने से नहीं डरते, कुछ भी है वो चोर ही है। और इस समय इन लोगों का डिस्कशन चल रहा था। वे कांगलांग बताते हैं कि अभी इनके पास 28 लोग हैं, जो कि अल्फा ओरिजिन स्टेज पे है। 12 लोग मारे जा चुके हैं ग्रेट वू एम्पायर के द्वारा, यानी टोटल 40 थे, अब 28 बचे हैं। हालांकि इनके पास 80 से ज्यादा अल्फा ओरिजिन स्टेज के पपेट्स थे, बैटल पपेट्स। और जाओ किंग बताते हैं ये जो बैटल पपेट्स थे, अगर किंग वू आता तो इन सभी को ये घेर करके किंग वू के आसपास अगर एक्सप्लोड करते थे तो वो भी मारा जाता, क्योंकि अगर 100 के आसपास अल्फा लेवल के एक्सपर्ट सेल्फ एक्सप्लोड करते तो किंग वू भी मारा ही जाएगा। पर वो किंग वू काफी होशियार बंदा था। पर वे कांगलांग कहते हैं लेकिन इस बार शायद मेरे हिसाब से वो आएगा, क्योंकि उसे हमारे जाओ एम्पायर का स्ट्रेंथ पता चल चुका है। अब जाओ किंग भी कहते अगर किंग वू आया तो उसे मैं रोकूंगा। कांगलांग मना करते इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर जाओ किंग कहते मैं राजा हूं, अगर मैं आगे नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। कांगलांग भी कहते कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ एंड तक फाइट करूंगा। बाकी जनरल्स भी तीन हाँ में सर हिलाते। अब इस दौरान एक लेडी इधर चलते हुए आती है। जाओ किंग चौंक जाते हैं कि क्वीन आप क्या कर रही हो। ये जाओ युआन की मदर किन यू थी, और ये भी कहती है अगर हमारा जाओ एम्पायर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेरा पैलेस के अंदर रहने का मतलब क्या है। जाओ किंग भी कहता है कि माई क्वीन मैं यूजलेस हूँ। किन यू स्माइल करती है कि मुझे मालूम है आप अपने प्राणों की भी बाजी लगा करके जाओ एम्पायर को बचाना चाहते हैं। जाओ किंग कहते क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो। किन यू कहती कुछ वैसा इरादा नहीं है, क्योंकि हम साथ में जीते हैं तो साथ में मरेंगे भी। और ये कहती है कि मैंने आपको रोका नहीं तो आप मुझे नहीं रोक सकते। और जाओ किंग जानते कि किन यू काफी जिद्दी है, इन्हें ये मना नहीं सकते। और इस दौरान ये दोनों थोड़ा सोचने लगते हैं, खास करके किन यू कि अपने बेटे को बड़ा होते हुए तो ये देख ली, पर उसका शादी उसके बच्चे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि याओ याओ काफी अच्छी लड़की है, पता नहीं हमारा बेटा उतना लकी भी है कि नहीं। फिर उसके अलावा एक और लड़की है सू यू वे, जो कि उसे काफी पसंद करती है। चलो मरने के बाद ही शायद वो हमारे कब्र पे उन्हें लेके आ सके। और वही रिवर के अपोजिट साइड वॉर ड्रम्स बजने लगे थे। वो एम्पायर फाइनली अब अटैक करने को तैयार था। वे कांगलांग भी अपने साथियों को आदेश देते कि बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक वेनम किंग को दिखाया जाता, जो कि सोच रहा था यार अब मैं भी मरूंगा, उस लड़के की वजह से, जाओ युआन की वजह से मैं यहाँ पर फंस गया और अब यहाँ पर मारा जाऊं। अब वे किंग भी थोड़ी चिंतित। वे कांगलांग कहते टेंशन मत लो, अगर हमारा ग्रेट जाओ एम्पायर खत्म हो गया तो मैं एक तरीके से तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को यहाँ से निकाल दूंगा। अब ऐसा अगर वे कांगलांग कह रहे हैं तो वे किंग समझ चुकी थी कि इनके जीतने के चांसेस ना के बराबर ही हैं। पर इस दौरान ये कहती है क्या पता हम जीत भी जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि जाओ युआन यानी कि हिज हाईनेस वो एक चोजन वन बन चुके हैं कांगजुआन सेक्ट के। पर तभी ब्लैक वेनम किंग बीच में बोलता है
पर वो भी अल्फा स्टेज का ही है, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी मारा जाएगा। अब वो नहीं आए तो अच्छा है। पर वे कांगलांग इस दौरान कहते कि हमारे प्रिंस काफ़ी टैलेंटेड हैं, अगर वो नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फ्यूचर में वो आराम से किंग वू को मार सकते हैं, और जब तक वो है तब तक जाओ एम्पायर है। अब इधर इस नदी में एक नाव दिखती है और सभी का ध्यान इस नाव पर था, क्योंकि एक गोल्डन बैटलशिप, क्योंकि इस बैटलशिप पर एक थ्रोन था जहां पर एक बंदा बैठा हुआ था गोल्डन कपड़ों में, और ये था किंग वू। अब इसे देख जाओकिंग के एक अलग ही किलिंग इंटेंट जागता। किंग वू का पूरा नाम वू जुआन था, और जाओकिंग चिल्लाते हैं, वो जुआन तुम चोर, तुम फाइनली आ ही गए। अब इस दौरान वो जुआन ये अपनी आंखें खोलता है और एक अलग ही लेवल का प्रेशर चारों तरफ फैलने लगा, और ये भी कहता, जाओ के लंबा समय हो गया, और तुम चोर की बात कर रहे थे, तुम उतने कैपेबल नहीं थे, तो चोरी कहना गलत है, जो ज्यादा पावरफुल वही अच्छी चीजें डिजर्व करता। अब इस दौरान इनकी थोड़ी बहस हो, क्योंकि वो जुआन ने एक एंसेस्ट्रल ओथ लिया था कि हम जाओ एम्पायर को प्रोटेक्ट करें, पर इसने उसे तोड़ दिया था। और वो जुआन कहते कि लास्ट टाइम मैंने एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लेसिंग के बाद तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया, यही मेरी गलती थी। और ये कहते अगर तुम यहाँ पर खुद को ही मार लेते हो तो शायद तुम्हारी जो आर्मी है, तुम्हारे लोग हैं, वो बच सकते हैं। पर बीच में वी कांगलांग भी बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुमसे अंत तक फाइट करेंगे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।